ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है इस पूर्व कृदंत प्रकरण में। और आज हम पढ़ रहे हैं सत्संज्ञक का एक प्रकरण है जिसमें सत्रिसानस प्रत्ययों को हम पढ़ रहे हैं। एक वीडियो हम इससे पहले बना चुके हैं सत्रिसानस प्रत्यय पर। अभी हम साधारण प्रक्रिया को ही पढ़ रहे हैं। और दूसरा, आज हम इस वीडियो के साथ उपस्थित हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में जितने भी सत्रिसानस विषय सूत्र उद्धृत कर रखे हैं उनको आज हम यहाँ पर विचार कर लेंगे कि कितना सत्रिसानस का प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत दिया गया है, उसको विचार कर लेंगे। अभी आपको यदि ध्यान हो तो आपने पिछले वीडियो में जब लटः सत्रिसानचा प्रथमा समानाधिकरणे सूत्र को पढ़ा था तो वहां पर आपने यह जाना था कि जो ये सत्रि और सानच प्रत्यय हैं ये अप्रथमा समानाधिकरणे अर्थात प्रथमांत से भिन्न जहां समानाधिकरण हो वहां पर ये प्रत्यय हो जाते हैं। ये आपने पढ़ा था और हमने इसे बाकायदा उदाहरण से भी समझाया था। और आपको फिर से उसी स्लाइड पर ले करके आपको बताते हैं कि अप्रथमांत के साथ समानाधिकरण होना चाहिए, तभी ये सत्रिसानच प्रत्यय का विधान आपने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, जिसका उदाहरण आपने यहाँ पढ़ा था। यहाँ पर सत्रिसानच का कोई एक शब्द उदाहरण नहीं दिया मूल में, बल्कि एक पूरा वाक्य उदाहरण दिया, पचंतम चैत्रम पश्य, जिससे कि आपको यहाँ समझ में आ सके कि समानाधिकरण कैसे है। समानाधिकरण का मतलब होता है दो का एक में अधिकरण अर्थात एक में अन्वय। जैसे पचंतम चैत्रम पश्य, पकाते हुए चैत्र को देखो, तो जो चैत्र है वही पका रहा है, तो वह एक ही है जिसमें पचन क्रिया हो रही है। अतः यहाँ पर चैत्रम यह द्वितीयांत पद था, तो पचंतम का इसके साथ अन्वय हो गया था। और जो पचंतम रूप है वो पचन पचंतो पचंता पचंतम द्वितीया का रूप है एक वचन का, तो उसमें साथ अन्वय हो गया। तो जिससे आपने यह समझा कि यहाँ पर द्वितीयान्त का समानाधिकरण है, उसका ये उदाहरण है। ऐसे ही हमने उदाहरण दिए थे पचता चैत्रेण मोदकम भुक्तम, पकाते हुए चैत्र ने मोदक खा लिए। पचते चैत्राय, आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे इस वाली रो पर जहां पर ये पचता पचते पचतः ये सभी रूप लिखे हुए हैं। क्योंकि पचन पचनता पचनता इसकी रूपावली कैसे होती है इसकी हम चर्चा कर चुके हैं पीछे, उसके आप चला लीजिएगा। तो यहाँ पर इनके साथ समानाधिकरण होने पर देखिए यहाँ पर ये विशेषण के रूप में उपस्थित हैं, पचता पचते पचतः। और चैत्रेण चैत्राय चैत्रादधीतम ये सभी के सभी विशेष्य के रूप में उपस्थित है, अतः वो उनका उसमें अन्वय हो गया है। इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। अब आपने यहाँ पर देखा कि प्रथमांत के साथ कहीं पर भी इस प्रकार का प्रयोग आपको पिछले वाले स्लाइड में नहीं बताया था। अब आज इससे आगे की बात आरंभ करते हैं। मुझे कुछ सरोज जी पूछना चाह रहे हैं, बताइए। जी सर मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो कल मैं क्लास को नहीं हो पाया। सर पौष तत्व का रूप कैसे चलेगा? किस रूप बात कौन सा हाँ रूप बिल्कुल था? बिल्कुल, मैंने पिछले वीडियो में वैसे बताया था। और आप चिंता न करें, मैं इसको आगे जब तीसरा वीडियो बनाऊंगा तो पूरे उसको अच्छे से बताऊंगा, आप फिर भी सुन लीजिए। पचत यह मूल प्रातिपदिक तैयार होता है सत्रि प्रत्यय लगने के बाद पचत बनता है। मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ था, ये स्लाइड खुला ही हुआ है, पचत। अब सत्रि प्रत्यांतों के रूप कैसे चलेंगे? पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, ये जानिए। आपने ऐसे शब्द पीछे पढ़े हैं सत्रि प्रत्यांतों में।
है वहां पर जैसे पचन पचंतौ पचंतः, पचंतम पचंतौ पचतः, पचता पचत्याम पचद्भी, इस तरीके से इनके रूप चलते हैं। एक बार तकारांतों का प्रकरण देख लीजिएगा, हलंत पुल्लिंग में हमने वहां पर बता दिया है। आप याद करिए, इस प्रकार का हमने वहां पर भवत शब्द पढ़ाया है, देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो पुल्लिंग की बात रही। स्त्रीलिंग में कैसे चलेंगे? स्त्रीलिंग में यहाँ पर नीप हो जाता है, निभ्यो नहीं, उगितश्च, उगितश्च सूत्र द्वारा नीप होता है, जिससे चलते हैं पचती। देखो पचत शब्द है, नीप कर दोगे तो इकार जुड़ जाएगा। अब दीर्घ इकारांत शब्दों के जैसे रूप चलते हैं वैसे चलेंगे, पचती पचत्यौ पचत्यः, जैसे गौरी के चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसके रूप चला देंगे। नपुंसक लिंग में क्या होता है? नपुंसक लिंग में जैसा जगत शब्द है, जगत, जगत, जगति, जगंती, ऐसे ही पचत पचत पचति पचंती है, पचती और पचंती, ऐसा रूप बनेगा। तो ऐसे ही चला लीजिएगा, वो पुनस्तद्वय शेषम पुंबत हो जाती है, तो जगत शब्द शब्द की तरह चलेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है, मैंने आपको पुनः द्वारा से फिर स्मरण कराई है। ऐसे सभी रूप चलेंगे। अतः ये पचते पचतः पचतः, ये देख रहे हो सप्तमी में पचती, ऐसा भी बना है। ये सब आपको उदाहरण दिया गया था जब प्रथमांत के साथ समानाधिकरण नहीं है, तो ये द्वितीय विभक्ति से आरंभ करके और तृतीय चतुर्थी पंचमी सप्तमी तक ये प्रथमांत का कोई उदाहरण नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन मित्रों समझ में आया कि सरोज जी? आगे बढ़े। सर जी सर, हाँ समझ हाँ गए। बिल्कुल। और हम इस पर, हम इसके प्रयोग पक्ष को लेकर के सत्यम जी बहुत बढ़िया वीडियो बनाएंगे उन्नत किस्म के। जैसे हमने जैसे हमने कर्तृवाच्य कर्मवाच्य को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया, बहुत सारे उदाहरणों के साथ इसी तरीके का विचार किए हैं। तो उससे आपको और भी रूप तो आपको पता है, इस तरीके से चलेंगे, उसमें भी थोड़ा चर्चा कर देंगे कुछ पॉइंटों को लेकर के। तो अब तक आपने यह जाना कि प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर सत्री सानच नहीं करना है। देखना अब आगे जो बता रहे हैं ये कुछ अब उल्टा बता रहे हैं। पहले बताए कि प्रथमांत के साथ समानाधिकरण नहीं होना चाहिए, अब जो बता रहे हैं वो अब बता रहे हैं कि जी प्रथमांत के साथ समानाधिकरण में भी सत्री और सानच प्रत्यय होते हैं, ये बता रहे हैं। तो कहने का मतलब भैया पहले ही कह देते इस बात को तो, ठीक है, इस बात को तो पहले ही कह देते तो क्या हो जाता, छात्रों पर कोई लोड बढ़ जाता क्या? जब आपने कह दिया कि प्रथमांत से भिन्न है, अब प्रथमांतेन समानाधिकरणे, प्रथमा विभक्ति से भिन्न का समानाधिकरण होने पर ही सत्रिशानच होते हैं। तो पाणिनि जी ने तो अपने स्तर से कहा, ये बात दरअसल प्रथमा विभक्ति के साथ समानाधिकरण हो तो सत्रिसानच नहीं होते हैं, ये बात पाणिनि जी ने कही। वो सूत्र है लटः सत्रिसानचा प्रथमा समानाधिकरणे। लेकिन शिष्ट परंपरा में इस प्रकार के भी प्रयोग मिले कि उन्होंने प्रथमा विभक्ति के साथ समानाधिकरण होने पर भी सत्री और सानच प्रत्यय कर दिए हैं। अब जब कर दिए हैं और बाबा पाणिनि जी कहे नहीं कि सत्री सानच प्रत्यय कर दिए हैं, तो बाद के लोगों को चिंता हुई कि कर दिए हैं, पाणिनि जी कहे नहीं है, वो अप्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर ही सत्री सानच कहे हैं, तो अब होंगे कैसे? ठीक है, मैं एक चीज पहले ये दिखाना चाहता हूं कि सत्री सानच का प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर कितने कितने महान वो प्रयोग हैं, उनको आप देख लीजिएगा। धैमी व्याख्याकार ने बड़ी ही सुविधा कर दी है कि सब चीज एक जगह मिल जाती है। तो हम उसको उद्धृत करते हैं जहां पर उन्होंने लिखा है, हमने उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये है शायद। चलिए देखिए आप यहाँ पर, सुनिए अब सब, उमाकांत जी सुने। कुर्वन्नेह वेह कर्माणि, ठीक है,
जिजी विषे क्षतम समाह, यजुर्वेद में पहले इन्होंने वैदिक उदाहरण दिया है। तो यहाँ पर कुर्वन, यह सत्री प्रत्यय किया गया है, और कर्माणि, तो कर्माणि कुर्वन, तो कर्म कर्मणि कर्माणि, ये प्रथमा विभक्ति। मैं आपको दर्शाता चलता हूँ, दरअसल इसमें आपको ये तुरंत अभी समझ में ना आए कदाचित। कर्माणि के साथ इसको जोड़ा गया है कुर्वन कर्माणि, तो देखो प्रथमांत के साथ जोड़ा है। ठीक है, और भी जहां आपको आसानी से समझ में आए, पहले मैं ऐसे उदाहरण खोज देता हूँ। जैसे ये बहुत प्रसिद्ध पद्य आप सबको याद होगा, अगच्छन वैनते योपी पदमेकम न गच्छति। कि यदि गरुण चले ही नहीं तो वो एक पद भी नहीं चल सकता, मतलब चलना तो पड़ेगा। ठीक है, मन में सोचने से कुछ नहीं हुआ। तो देखिए अगच्छन वैनतेयोपि, तो वैनतेय अगच्छन पदमेकम न गच्छति। तो यहां पर ये बनाया है इन्होंने अगच्छन, तो अगच्छन बनाया है, तो गम धातु है ना, तो गच्छन गच्छन तो गच्छन्तः ये बनेगा, और जो नहीं चलता वो अगच्छन, तो अगच्छन वैनतेह, तो वैनतेह इधर प्रथमांत है, तो ये भी प्रथमांत हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या, ये भी प्रथमांत है, तो मतलब प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर ये देखिए कितने सारे उदाहरण हैं। और भी देखिए जो बहुत ही प्रसिद्ध है, मैं थोड़ा उन्हें ज्यादा हाईलाइट करके बताता हूँ। जैसे ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, यह प्रयोग है। देखिए ये ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, तो गच्छन, ग्रामम गच्छन कहा, गांव जाते हुए, मतलब कोई देवदत्त है कि देवदत्तः ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। तो यहाँ पर देखिए देवदत्तः के साथ समानाधिकरण होने पर यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है, तृणम स्पृशति ये है। और भी इससे पिछला वाला ये देखिए, स्पृशन्नपि गजो हन्ति जिघ्रन्नपि भुजंगमः। तो स्पृशन गजः, यदि हाथी को आप छुओगे तो वो आपको मार देगा, स्पृशन्नपि गजो हन्ति। तो गजः स्पृशन, आप उसे छूते हो तो वो मार देगा। ऐसे ही जिघ्रन्नपि भुजंगम, यदि सांप से अपने आप को सूंघवाओ कि सांप आपको सूंघे तो वो मार देगा, उसे सूंघवाना नहीं है। तो जिघ्रन्नपि, सूंघता हुआ सांप वो मार देता है। हसन्नपि नृपोहन्ति, जरूरी नहीं कि राजा या कोई राजा, आजकल तो राजा नहीं है, नेता लोग हैं तो उनको ले लेते हैं, नेता मंत्री यंत्री इन सबको, कि हसन्नपि नृपोहन्ति, कि नृप अर्थात ये नेता एता मंत्री, हसन्नपि हंसते हुए भी मार देते हैं, गुस्से की तो बात छोड़, ये तो प्रसन्नता भी बड़ी दुखदाई है। तो हसन नृप, आप इनका संबंध बैठाते चलिएगा, क्योंकि आपको तो ये समझना है कि अप्रथमांत के साथ, मतलब प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर यहाँ पर ये सत्री प्रत्यय हो रहा है। जैसे सत्री हो रहा है कि सानच भी है, जहाँ है वहां, तो ये हसन है, हसन नृपः, स्पृशन गजः, जिघ्रन भुजंगमः, ये सब वैसे ही उदाहरण है, आप इसे समझे होंगे। तो ऐसे इसमें ये बहुत सारे मित्रों उदाहरण हैं जिन्हें आप स्वयं भी अवलोकित करें, पुस्तक में दिए हुए हैं ये सब। सरोज जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, बता रहे हैं क्या पूछ रहे हैं। तो ये सब उदाहरण थे। सर समानाधिकरण क्या है थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। और सर यहाँ बिल्कुल, पर तो प्रथमा अप्रथमा समानाधिकरण है, यहाँ पर तो प्रथमा हो रहा है, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। हाँ तो मैंने देवदत्तः बोला है ना आपको, देवदत्तः
एक कर्ता का अध्यार करिए, है जी ना। सर। देवदत्त ग्रामम गच्छन, तो देवदत्त के साथ गच्छन का समानाधिकरण बन जाएगा। आपने पहली वीडियो देखी है क्या नहीं सरोज जी, ये बताइए पहले। नहीं सर, मैं नहीं देख। एक बार उसे देख लीजिएगा, आपका जो कुछ भी हो फिर वो तीसरी वीडियो में पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप इसे तो देख ही रहे। क्योंकि ये सब वहां समानाधिकरण के ऊपर जब वो सूत्र पढ़ाया था तो चर्चा की जा चुकी है, ठीक है। हम उसे दोबारा कर दें कोई बात नहीं, लेकिन जब रिकॉर्ड ही इसीलिए कर रहे हैं कि आप रिकॉर्ड का कुछ लाभ लें, नहीं तो पृष्ठ पेषणम हो जाएगा। इससे हम बचने के लिए थोड़ा आगे की बात करते हैं, ठीक है। सर एक वाक्य में ही समानाधिकरण क्या है बता दीजिए। समान अधिकरण का मतलब है जब दो पदार्थों का एक ही अधिकरण होता है, उसे कहते हैं समानाधिकरण, है ना। जैसे जी जैसे मेज पर बोतल भी रखी है और कुछ पुस्तकें भी रखी हैं, तो उन दोनों का अधिकरण समान है, तो उसे कहेंगे समानाधिकरण। और यहाँ पर समानाधिकरण समझने के लिए यही है कि जो भी समानाधिकरण जहां होगा उनमें वो एक विभक्तिक होगा, मतलब विशेष विशेषण भाव होगा। यहाँ पर आप समझें, वो विशेष विशेषण भाव के रूप में होगा। वहां पर विशेषण होगा सत्रंत या सानजंत पद, और विशेष्य के रूप में होंगे वहां पर अन्य पद, जिसके साथ उनका समान विभक्ति है। ठीक है जी, ये समझिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक इसको पढ़ रहा था, परगुण परमाणु, भारती हरि जी लिखते हैं, ये वाली कारिका को देखें। परगुण परमाणु पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः। तो इसमें तो पहले सत्रंत आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ये संतः को पकड़िए, क्योंकि सन संतौ संतः, सन आप आगे पढ़ने वाले, ये है सत्रंत। तो निज हृदय विकसंतः कियंतः संतः संति, तो ये बहुवचन का उदाहरण है, ध्यान रखना। ये सन संतौ संता ये बहुवचन है प्रथमा का। तो इसका भावार्थ यह है कि परगुण परमाणु कि किसी व्यक्ति में गुण, जो गुण है वो कितनी मात्रा में है, परमाणु रूप में है। परमाणु मतलब अत्यंत कम गुण है, लेकिन उन गुणों को भी पर्वतीकृत्य नित्य, पर्वत के समान वर्णन करने वाला, मतलब कम गुणों को भी अधिक की भांति वर्णन करने वाले, निज हृदय विकसंतः कियंतः संता संति। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ तो, मतलब कितने भी नहीं है। दोष थोड़ा हो तो उसको खूब बखान करते हैं, गुण खूब हो तो उसको देखते नहीं। ऐसे ही इस संसार में गुणों की प्रशंसा करने वाले बहुत कम लोग हैं, ये भाव है। तो कियंतः संतः संति, तो ये है। तो विकसंतः कियंतः संतः संति, तो ये इस प्रकार से यहाँ समझना चाहिए, बहुवचन का है। और ये परिवर्तमान कालक्रमेण जगतः परिवर्तमान चक्रार पंक्ति एवं गच्छति भाग्य पंक्ति। तो भाग्य पंक्ति है चक्रार पंक्ति परिवर्तमान, भाग्य पंक्ति वर्तते। तो यहाँ पर सानच प्रत्यय का उदाहरण है। तो ऐसे आप देख लीजिएगा इन्हें। कहने का यही आशय है कि यहाँ पर सब जगह प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर भी यहाँ पर किया गया है सत्री प्रत्यय और सानच प्रत्यय। ठीक है, चलिए। हाँ बताइए क्या पूछ रहे हैं जी सत्यम जी। गुरु जी, मैं ये कह रहा था, ये जो अभी ये हमें व्याख्या करने में जो दिखाया ना, कुर्वन् नवेह कर्माणि, हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ पर ये कहाँ से श्लोक उठाया गुरु जी? ये तो वेद मंत्र है, उन्होंने उसको लिखा है, वाका ईशावास्य का है हाँ, ईशावास्य। ईसा वाक्य थे, लेकिन ये गुरु जी 40वें अध्याय का पहला मंत्र है, यहाँ पर थोड़ा अशुद्ध था ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। क्या है इसमें? ये जो लास्ट में थोड़ा सा गलत था, मैंने देखा ना गुरु जी अभी। अच्छा, वो गलत नहीं है, वो ऐसा होगा ना, देखो
ये जो संहिता है जी वो ईशावास्य दो तरीके का है शाखा भेद से। तो तैत्तरीय शाखा में कुछ दूसरे तरीके से कुछ मंत्र प्राप्त होते हैं और ये वाजसनेयी संहिता में कुछ और तरीके के मंत्र प्राप्त होते हैं। तो एक बार उनमें यह देख लेना कि वो किस शाखा को लेकर है, आपको शायद शुक्ल यजुर्वेदीय शाखा का ही स्मरण हो। गुरुजी, हम तो ये माध्यन्दिनी शाखा पढ़ते हैं ना, उसी में। हाँ हाँ, तो माध्यन्दिनी शाखा से उसमें भेद है, इसलिए देख लेना। मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया है, हम उस पर और देख लेंगे। पर दोनों शाखाओं में मंत्र भेद, मतलब मंत्र के वाक्यों में जो भेद है थोड़ा थोड़ा, वो देख लेना। ठीक है। हाँ 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 शारदा जी। हाँ सर, वो माध्यन्दिन शाखा में 17 मंत्र हैं, काड़व शाखा में 18 मंत्र हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसे भेद तो है। जी जी बिल्कुल। चलो वो भी होगा, हम उसे देखेंगे और भी। चलो आगे के विषय को थोड़ा करते हैं। अब आपने यह समझा कि इन सभी शिष्ट प्रयोगों के द्वारा कि प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर भी खूब भर भर के ट्रक सत्री सानच प्रत्यय किया है, लेकिन पाणिनि जी तो ये कह गए बाबा जी कि लटह सत्री सानचा अप्रथमा समानाधिकरण कह गए। तो अब ये कैसे सिद्ध हो नहीं सकता है। तो उसका कुछ ट्रिक निकाला विद्वानों के पास, इसी चीज के तो सब बातों के पैसे हैं। तो उन्होंने निकाला इसे। आपकी जो यहाँ ब्लैक कलर में जितना दिखाई दे रहा है, इसमें मूल पाठ के अंतर्गत वो सब मूल पाठ है। उस मूल पाठ को संगत करने के लिए हमने यहाँ पर ब्लू कलर में कुछ ये पंक्तियां जोड़ दी हैं, जिससे आपको उसके अर्थ लग जाए। बस उसके सहायक पंक्तियां हैं। मूल पंक्तियां तो सिर्फ इतनी है कि लड इत्यर्वर्तमाने, पिछले सूत्र की ही पंक्ति है, लटा सत्ती सानचा की, ध्यान रखिए। तो लड इत्यनुवर्तमाने पुनर् लड गृहणात् प्रथमा सामानाधिकरणेपि क्वचित, ये पंक्ति है। और आगे उसका उदाहरण दिया है संद्विजा। क्या अर्थ है? उस पंक्ति को पूरा समझने के लिए थोड़ा कुछ इस तरीके से और लगानी पड़ेगी, कुछ सहायक पंक्तियां। इस प्रकार का हम व्याख्यान पहले भी करते रहे, उसको फिर बता रहे हैं कि वर्तमाने लट की पूर्व सूत्रात्, वर्तमाने लट जो ये पहला वाला सूत्र है, किससे पहला? अर्थात अष्टाध्यायी क्रम में लटा सत्री सानचा प्रथमा समानाधिकरणे, इससे पहला सूत्र है वर्तमाने लट। तो वर्तमाने लट, इस सूत्र में लट का ग्रहण तो किया गया है ना, लट यहाँ पद है। तो जब लट यहाँ पद ऊपर ही पठित कर दिया है, तो पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी है उसकी एक रीति है कि जो पद ऊपर दे दिया उसकी अनुवृत्ति आगे कर ली जाती है, उन पदों को बार बार नहीं दिया जाता है। तो लट पहले दे ही दिया था और पुनः लटः सत्री सानचा प्रथमा समानाधिकरणे सूत्र में फिर लट काहे को ग्रहण कर रहे? वर्तमान लट से लट यहाँ पर भी आ जाएगा, तो लट ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यह प्रश्न है। तो वर्तमाने लट इति पूर्व सूत्रात् लड इत्यनुवर्तमाने पुनर्, पुनर् मतलब कहाँ? लटः सत्री सानचा प्रथमा समानाधिकरणे इति सूत्रे लड ग्रहणात्, मतलब लट के ग्रहण से क्या होगा विधान? कि अधिक विधानार्थ, कि पुनः लट का जो विधान करना पाणिनि जी का, ये बताता है कि पाणिनि जी कुछ अधिक करना चाह रहे हैं। देखो ध्यान दीजिए, पाणिनि जी खुद तो लटः सत्री सानचा प्रथमा समानाधिकरणे ऐसा कह करके, अब प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होगा तब सत्री सानच नहीं होगा, वो तभी सत्री सानच होगा, प्रथमांत उसमें छूटा रहेगा, ये कह गए पाणिनि जी। ठीक है, लेकिन पाणिनि जी ऐसा नहीं कि सब बात को कह करके ही बतावें। अरे भैया, पाणिनि जी तो इशारों में भी बात बता देते हैं, कभी इशारे नहीं भी करते हैं, हैं? तो ये भाष्यकार पाणिनि जी के विषय में कहते हैं कि जो सूत्रकार हैं वो केवल वचनों से ही नहीं,
बल्कि इंगितेन निमिषितेन, अपने इशारों के द्वारा, अपने इंगितेन, अपने व्यवहार के द्वारा भी ऐसी बातें इंगित करते हैं। ऐसा नहीं कि सब बातें वो बोले ही, कुछ बातों को वैसे भी समझाते हैं। तो लटा सत्री सानचा प्रथमा समानाधिकरणी सूत्र में तो उन्होंने बोल दिया कि सत्री सानच जो होंगे वो प्रथमांत से भिन्न का जब अन्य विभक्तियों का समानाधिकरण रहेगा तब वहां पर होंगे, प्रथमांत के साथ नहीं कहा था। तो वो कैसे आया? कि वो ऐसे आया कि वर्तमान लट सूत्र में लट ग्रहण किया ही था, पुनः लटा सत्री सानचा प्रथमा समानाधिकरण सूत्र में लट ग्रहण की क्या जरूरत पड़ गई? लट इत्तेन वर्तमाने पुनः लट ग्रहणम किमर्थम, ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर दिया कि पुनर्लट ग्रहणम कुत्र लटा सत्री सानचा प्रथमा समानाधिकरण सूत्रे पुनः लट ग्रहणम अधिक विधानार्थम, कहा कि अधिक विधान के लिए है। भट्टोजी दीक्षित जी की पंक्तियां हैं इस सूत्र पर। वरदराजाचार्य जी ने अधिक विधानार्थम शब्द नहीं दिया, हमने वो जोड़ दिया वहां से यहां लिख करके थोड़ा, कि अधिक विधान के लिए। कि क्या अधिक विधान करना चाहते हैं? कि जो अब तक नहीं कहे उसे विधान करना चाहते हैं। कि क्या नहीं कहे हैं? कि प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर सत्री सानच को नहीं कहा है, उसका विधान करना चाहते हैं, इसलिए लिखा प्रथमा समानाधिकरणेपि क्वचित। क्वचित का मतलब है सत्री सानचोर विधानम प्रयोगेषु दृश्यते, क्वचित प्रयोगेषु दृश्यते, अर्थात कुछ प्रयोगों में ऐसा देखा भी जाता है कि प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर सत्री सानच हुआ है, और जो देखा जाता है उसकी अभी हमने लिस्ट प्रस्तुत कर ही दी। ठीक है, तो ये आपका प्रयोग बन जाएगा। और एक उदाहरण इन्होंने अपनी तरफ से हम मूल में दिया है, संद्विजः। तो संद्विजः किस तरीके का उदाहरण है ये, आइए पहले इसको समझते हैं, फिर इसमें ही आपको बता देंगे कि कैसे जो है प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर भी सत्री हो गया। तो इस सत्री हो गया उसका यह उदाहरण है। सानच का उदाहरण वरदराचार्य जी नहीं दिए, हमने कुछ एक आध दो ठो लिख दिए हैं कि सानच भी होता है। तो आइए, तो ऐसा करने से अब इस प्रक्रिया को समझते हैं। अब आगे परस्मैपदी असभूमि हम अभी प्रयोग कर रहे हैं, सिद्ध संद्विजः। संद्विजः में भैया द्विजः को तो आप इसलिए यहां पर रखिएगा कि द्विजः यह विशेषण पद है, ये पुल्लिंग है। और इस इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे अस धातु है, अस धातु आपकी भूमि होने अर्थ में आती है। ठीक है, आप जब भी सत्री सानच की प्रक्रिया कर रहे हैं तो आपको यह अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि आपकी धातु का पद क्या है, वो परस्मैपदी है या आत्मनेपदी है या वह पदी है। ऐसा ज्ञात करने से आप वहां पर ये निर्धारित कर पाएंगे कि जब परस्मैपदी है तो मुझे सत्री करना है, आत्मनेपदी है तो सानच करना है, वह पदी है तो दोनों करना है। सबसे पहले ये बात ज्ञात होनी चाहिए, पहली ये सीढ़ी है। सत्री सानच जब आपको विधान करना हो, किसी ने आपसे पूछा कि इस धातु का सत्री प्रत्यय करने पर, मतलब ऐसा पूछा कि सत संज्ञक प्रत्यय करने पर क्या रूप बनेंगे, इनकी एक सत संज्ञा है जो आगे आपको बताई जाएगी अभी। तो आपको पहले चेक कर लेना कि ये धातु परस्मैपदी क्या आत्मनेपदी, फिर ये चेक करना है कि किस गण की धातु है, क्योंकि गण में पढ़ने से क्या होने वाला है ये भी आप जाने। और ये पुल्लिंग भी होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं और नपुंसकलिंग भी होते हैं, तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना होगा निरंतर। हम इस सब बात को आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी तो आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के जो मूल में क्या पंक्तियां दी गई उन पंक्तियों को समझा रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा पंक्तियों का ज्ञान हो जाए, पंक्तियों के पंडित बन जाएंगे और प्रक्रिया का ज्ञान हो जाएगा। प्रक्रिया का ज्ञान मित्रों इसलिए आवश्यक है कि आप कदाचित रूप भूल सकते हो कि इसका ये बन गया, इसका। प्रक्रिया नहीं भुलाती है भैया, प्रक्रिया आप याद रखोगे, पाणिनि जी की प्रक्रिया से पढ़ोगे तो आपको धर्म तो होगा ही। क्योंकि भाष्यकार कहे हैं कि शास्त्र ज्ञान पूर्वक प्रयोगी धर्म। तो
उसको प्रक्रिया को जब आप जानते हो, उसका प्रयोग करोगे तब धर्म है। रूप प्राय भुला जाते हैं, व्यक्ति टोन में बह जाता है। इसलिए तो सन रूप कहाँ बनेगा, कैसे, देखिए थोड़ा सा। अस धातु से आप लट लकार ले आए, तो अस लट, लट के स्थान पर किए सत्री, क्योंकि लटह सत्री सानचा प्रथमा समानाधिकरण लट के स्थान पर होता है। तो अस सत्री, सत्री का बचता है अत, ये बात दुनिया जानती है। तो बनेगा अस अत, और जो सप आएगा ना, क्योंकि धातु आपकी अदादि गण की है। अभी हमने कहा था कि ये गण की, किस गण की धातु है ये भी जानिएगा। तो ये धातु अदादि गण की है। अच्छा, कुछ लोगों को ये दिक्कत होगी वे धातु कहाँ की है, क्योंकि बिना गण के जाने उसका विकर्ण नहीं आप समझ पाओगे कि उससे हम क्या विकर्ण करना है, कहाँ सब करना है, कहाँ सबका लुक करना है, कहाँ शन करना है, कहाँ स्लू करना है, ये जान कैसे पाओगे। इसीलिए ना हमने 6 महीने तक आपको तिङंत पढ़ाया है, उसके वीडियो आपको देखने चाहिए। बहुत ही जरूरी, बहुत ही यूजफुल वीडियो बनाए हैं। तो जब भी भुलाए विषय को देख लेना चाहिए, तो आपको एकदम स्थिर बना रहेगा। पाठ करना चाहिए, अभ्यास, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। विद्या योगी न रक्षते, योगी न इत्युक्ते अभ्यासेन, ये अर्थ है उसका। अब आपने सबका लुक कर लिया, तो क्योंकि धातु अदादि गण की है, तो अस सप और लुक हो गया, तो अस अत ऐसा बनेगा। एक सूत्र आप पढ़े थे वहां पर, स्नसोरल लोपः। स्न मतलब स्नम प्रत्यय आगे, और अस धातु, इसके आकार का लोप हो जाता है। तो भैया इसका आकार चला गया, तो बनेगा स और अत। कहने का मतलब ये मिलके बन गया सत। ठीक है ना, सत बन गया ना। अब सत के आगे आप सुविभक्ति ले आइएगा, मतलब एक कृदंत तो है, कृदंत प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। अब सुबंत की प्रक्रिया स्मरण करिए। ये कृदंत पढ़ने में क्या है, आपको तिङंत की भी प्रक्रिया स्मरण करनी है, सुबंत की भी करनी है। इसलिए दोनों प्रकरण पहले ही निकल चुके हैं। वरदाचार्य जी बड़े होशियार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कृदंत को हम बाद में रखेंगे, क्योंकि इसमें दोनों की प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। तो ठीक है, तो सु ले आए, सु का बचेगा स। और फिर तकारांतों के रूप जैसे चलते हैं, जैसे भवत का बनता है भवन, भवंतु भवंता, ऐसे ही सत शब्द का बनेगा। सु का तो हलंग्यादि लोप हो जाएगा, है ये चला जाएगा बेचारा। तो सत का बनेगा सन। क्या रूप बनेगा, सन। रूप बनेंगे सन संतौ संतः, संतम संतौ, सतः सता, सद्भ्याम सद्भी सते, सद्भ्याम सद्भ्य इत्यादि रूपों को स्मरण कर लीजिएगा। तो ये पुल्लिंग क्यों बनाया हमने, क्योंकि द्विजः यहाँ पर देखो, द्विजः दे रहे हैं, प्रथमा विभक्ति का है ये द्विजः। अतः आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर भी हमने सन अतः सत्री प्रत्यय किया, तो सन द्विजः रूप बनाया। सन द्विजः का अर्थ क्या है भैया, सन द्विजः का मतलब है कि ब्राह्मण है ना, मतलब विद्यमान, ब्राह्मण विद्यमान है, ऐसा अर्थ है। तो ये इसका अर्थ आप समझिएगा। सन द्विजः का अर्थ क्या है, नीचे भी लिखा है अस्ति द्विजः। दरअसल ये जो प्रत्यय है ये सत्री प्रत्यय विकल्प से होता है। जब आपने सत्री प्रत्यय कर दिया तो सन द्विजः, जब नहीं किया, ध्यान रखिए लटा सत्री से अनचा प्रथमा समानार्थ करने में वाग्रहण है, वाग्रहण से ये विकल्प हो रहा है, तो दूसरा रूप बन जाएगा अस्तित्व। अस्तित्व मूल में नहीं दिया गया है, टीकाओं में दिया, हमने लिख दिया कि आपकी याद में रहे, कदाचित आप भूल न जाए। अस्तित्व, ठीक है, ये रूप बनेंगे। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई। वैसे अभी तक हमने जो प्रक्रिया कही, ये सत्री और सानच की सामान्य प्रक्रिया है, सब में होगी। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ धातुओं से कुछ विशेष प्रक्रिया होती है। ठीक है, उस पहले मैं इसको बताऊं विशेष प्रक्रिया को, जब तक एक बात और कह दूं जो कि छूटे जा रही है, कि सानच प्रत्यय भी हो जाता है, जैसे सत्री प्रत्यय होता है अब प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर है, तो ऐसे ही सानच भी, सानच को जैसे यहाँ सत्री को प्रथमांत के साथ समानाधिकरण रहने पर किए, तो सानच को भी कर सकते हैं। तो सानच को कर दिया आपने, तो जैसे रूप बनेंगे, सानच का तो आन बचता है ना, हाँ, कहीं आन होता है और अदंत अंग से परे वो मान बन जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बन गया वर्धमान स्नेह, स्नेह इति शब्द पुल्लिंगे, अतः वर्धमान
इत्यपि पुल्लिंग है। तो ये स्नेह पुल्लिंग एक वचन प्रथमा का, और आपका वर्धमाना प्रथमा का एक वचन। तो देखिए यहाँ पर समानाधिकरण होने पर भी सानच है। वर्धमान स्नेह कहिए या वर्धते स्नेह कहिए, जब सानच नहीं होगा तो आपका लट के स्थान पर जो त्रिवादी प्रत्यय यथा प्राप्त होते हैं वो हो जाते हैं। वर्धते स्नेह अर्थात बढ़ रहा है स्नेह, वर्धमान स्नेह, ठीक है। ऐसे ही वर्धते स्नेह ये बन जाएंगे। तो एक पंचतंत्र में कहानी आती है कि वर्धमानो महान स्नेह, के महान स्नेह बढ़ रहा था। इसके बीच में क्या वहां पर बताया है, उसके जो एक बैल है, और एक कोई और है, उसके साथ में वो स्नेह बढ़ रहा है। और पिसुने नाथ लुब्धे न जम्बुके न निपातिता, और पिसुन अतिलुब्ध जो जम्बुक है, उस जम्बुक ने उस स्नेह को विनष्ट कर दिया था। तो क्या वो कथा है, वो सब पंचतंत्र में दी गई। तो वर्धमानो मां स्नेह वहां दिया गया है ये पद्य। चलिए ऐसे ही एद धातु, देखो हमने हर किसी को लिखा है कि आत्मनेपदी है, एद वृद्ध हुए, इनसे सानच होगा। आत्मनेपदी है तो किस गण की धातु है आप जान ही रहे हैं, ये भी आपकी भुआदि गण की धातु है। तो बनेगा एधमान अग्नि, अर्थात बढ़ती हुई अग्नि, या फिर कहिए एधते अग्नि। तो यहाँ पर प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर भी आपका सानच प्रत्यय हो गया है। तो अब फाइनली क्या निकला, फाइनली बात ये निकली कि प्रथमांत से लेकर के सप्तम यंत तक है, यदि आपकी विभक्तियां हैं तो उनके साथ समानाधिकरण होने पर भी सत्री सानच हो जाती। एक लाइन में कहे तो ये बात हो जाएगी पूरी। अब तो प्रथमा भी नहीं बची ना, तो ये बात हो गई टोटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर दिया है एक धातु है विद धातु, विद ज्ञाने अदादिगण में पढ़ी गई है। सूत्र बनाया विदेहे सतुर्वसु, क्या इससे विधान होता है, सूत्र का ये अर्थ किया है वेत्ते परस्य सतुर्वसुरादेश वा। शतुर मतलब क्षत्रि शब्द का शतु, ये बना है रूप। अर्थात वेत्ते है परस्य, वेत्ते मतलब विदज्ञाने, इस धातु से परे जो सत्री होता है उसको वसु आदेश विकल्प से होता है। तो ठीक है, हम वसु विकल्प से करेंगे। तो कैसे क्या है, तो देखिए विद धातु से लट लाए लट के स्थान पर सत्री किए तो विद सत्री, और विद सत्रिगात बचेगा, और ये धातु अदादि गण की है तो सबका यहाँ लुक कर लेंगे और इस सत्री को कर लेंगे अब आप वसु। वसु में उकारित संज्ञक है तो वस बचेगा, तो विद वस, वर्ड सम्मेलन कर दीजिए, विद्वस बन जाएगा जब आप सत्री के स्थान पर वसु कर देंगे, है वस करेंगे तो विद्वस। अब ये विद्वस शब्द है आपका, यह सकारांत शब्द है, एक कृदंत बन गया आपका। तो कृदंत प्रातिपदिक संज्ञा करिए, और विद्वस शब्द के कैसे रूप आपने पीछे बनाए हैं नुम करके, तो विद्वत शब्द से सू लाइएगा और पूरी सुबंत की प्रक्रिया करके विद्वान रूप बना लीजिएगा। तो विद्वान का मतलब क्या है, जानता हुआ, ठीक है। तो विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः, विद्वांसम, विद्वांसौ, विदुषः, ठीक है। ये रूप आप बना लीजिएगा, पीछे आ चुके हैं। क्या पूरी प्रक्रिया हुई है नुमादि की, देख लेना कहाँ संप्रसारण हुआ है, वह भी देख लीजिएगा। ओके आगे बढ़े। ये तो रहा जब आपने इससे सत्री को वशु कर लिया, और ये विकल्प से होता है वसु, वशुरादेशो वा। एक बार जब ये न होगा तब उस पक्ष में रूप ऐसे बनेगा भैया कुछ कि विद सत्री, नहीं हुआ तो सत्री का बचता है विद अत, सपत का तो लुक हो ही गया, विदत बन जाएगा। और विदत बन गया, जैसे तकारांतों के रूप चलते हैं भवत के, भवत वगैरह के चले हैं, ऐसे ही विदत का बन जाएगा। यहाँ दीर्घ नहीं होगा, उपधा को ध्यान रखना, यहाँ पर बन जाएगा विदन, विदंतो, विदंता।
विदंतम विदंतम विदता, इस तरीके से इसके रूप चलेंगे। ये यहाँ पर दो रूप बने, विद्वान और विदन। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में ये विदन रूप पहले दे दिया है, विद्वान बाद में दिया है, तो उनको ठीक कर लेना। विद्वान को पहले रखिए, क्योंकि विदे सत्वर वसु लगाने का मतलब ही है कि पहले आप जो है सत्री को वश कर लीजिएगा, तो पहला रूप वो बनेगा और दूसरा ये बनेगा। ठीक है, तो ये आपके इतने सारे रूप तो यहां तक बन गए। इतने बन गए, इनको ही पहले सुधा व्याख्या में देख लेते हैं फटाक से। तो सुधा व्याख्याकार ने इनको ऐसे लिखा है, चलो पहला पेज है ये। सत्यम जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? नहीं अच्छा अच्छा, आपने हाथ खड़ा किया हुआ था, मैंने कि सोचा कि चलो हम आपका हैंड डाउन कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। वर्तमाने लट इति पूर्व सूत्रात, चलो ये तो उसका इन्होंने लिखा है जो हमने आपको एक पंक्ति समझाई थी। संद्विजा से पढ़ते हैं भैया, ठीक है। संद्विजा कैसे बनेगा ये? असभुवि धातु हो वर्तमाने लट इति लटी लटा सत्ति सारचा प्रथमा समानाधिकरणे इत्यनेन प्रथमा समानाधिकरणेपि लटो अल स्थाने सप्ति प्रत्यये सपि अधिप्रवृत्तिभ्य इति सपः इसी इति सपि, मतलब से सप हुआ, सपो लुकी, सबका लुक हो जाएगा इससे। और अस अत इति जाति सार्वधातुक मुतिथि अतः सार्वधातुक तस्यत्वात् सनसोरल लोपा इति असो अकारस्य लोपे और कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकत्वे सौ उलोपे उदिचाम सर्वनाम स्थाने धातु इति नुमि। उन्होंने पूरी प्रक्रिया लिख दी है सुबंत की भी। उमी गते मित्वादंत्यादचा परे स न नुमंत से परे होता है, ध्यान रखना है, इसलिए स न त स इति भूते हल्ङ्याभ्य इति सलोपे संयोगांत से, मतलब ये वाले सा का लोप हल्ङ्यादि लोप हो जाएगा, ता का लोप हो जाएगा, संयोगांत से लोप जो आगे कह रहे हैं। तो रूप क्या बन जाएगा? सन, सन बन जाएगा, है ना, सन संत संत, ठीक है जी। और विदे सतुर्वसु से ये विद्वान और विद्वान रूप कैसे बनते हैं, आइए ये भी देख लेते हैं, भी आगे दिया हुआ है इसमें। अब भैया आगे लिखते हैं कि विद ज्ञाने इति लुक विकरण से ग्रहण। अच्छा, पहले जिन्होंने विचार किया है कि यहाँ पर विदेर सतुर्वसु में विद धातु तो आपकी 5-5 है, तो यहाँ पर विद ज्ञाने ही क्यों ली गई और धातु में क्यों नहीं ली गई, तो इस बात को उन्होंने विचार किया है। ठीक है, वो विचार आप देख लीजिएगा, व्याख्या ग्रंथों में दिया है। तो यहाँ विद ज्ञाने ली जाएगी, ये फाइनल बात है, ये आपको बताते हैं। आगे बढ़े। अब वह विद्वान कैसे बनेगा कि विद धातु हो लटह सतरी, मतलब सत्री प्रत्यय करने पर तत्स्थाने विदे सत्वरवसु इति सत्री स्थाने वशुरादि से और उगते विद्वस, क्या बन जाएगा? विद्वस इति रूपम। तो भैया फिर प्रक्रिया अगले पेज पर है, तो उसको भी यहाँ प्रकट कर लेते हैं। अब है प्रक्रिया यहाँ कुछ दी हुई। तो विद्वसिति जाते और कृतन तत्वात् प्रातिपदिकत्वे सौ है उलोपे उदिचाम सर्वनाम स्थाने अधातो इति नुमि और उमी गते मृदचुम त्याग परः इति परे इति संतस्य चा धातो। सुबंत की प्रक्रिया इन्होंने लिख दी है यहाँ पर, तो उदिचाम सर्वनाम नुम करना है, अत्व संतस्य चा धातु, इससे उपधा को दीर्घ करना है, अत्वंत और असंत की उपधा को दीर्घ करता है ना, तो विद्वस शब्द आपका असंत हो जाएगा, तो इससे उपधा को दीर्घ हो जाएगा, तो बन जाएगा विद्वान इति रूपम। और विदन कैसे बनेगा? जब इस सत्री के स्थान पर ये वस नहीं होगा, तो विदो लटी लटा सत्री लोपे सपो लोकी विदत इति भूते और तस्मात् सौ उलोपे उदिचाम सर्वनाम स्थाने धातो इति नुमि और उमी गते मृचुन त्याग परे हल्ङ्याभ्य इति सलोपे और संयोगान्तस्य इति द्वितीय सकारस्य लोपे विदन इति रूपम। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आइए एक बात और नई पढ़ लेते हैं।
वैसे काफी दिन से आपको पढ़ाई नहीं है तो थोड़ा सा और ज्यादा सा हल्का सा ज्यादा पढ़ा देते हैं। ये तो बात यहीं समाप्त हो गई, अब आगे की बात चलती है। अभी आप सत्री सानच पढ़ रहे हो, अभी आप सत्री सानच को किसके स्थान पर पढ़ रहे थे? लट के स्थान पर, ठीक है। अर्थात वर्तमान काल में आप इन्हें पढ़ रहे थे, अर्थात पूर्वक क्रिया जब आपकी चल रही है, वर्तमान क्रिया चल रही है, मतलब आईएनजी है, क्रिया में लगा हुआ है, इंग्लिश की भाषा में कहें तो तब आप इसे करते थे इसे। अब भविष्यत क्रिया में भी सत्री सानच होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं इनको धैर्य बांध के पढ़ना है। आप यदि इन्हें अच्छे से प्रयोग करोगे तो आपके यह जो सत्री सानच है ये वर्तमान की क्रिया के स्थान पर भी प्रयोग होगा और भविष्य की स्थान पर भी ये प्रयोग होगा। भविष्य के कुछ उदाहरण देखते हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले एक सूत्र दिया, जैसे आपने एक बात जानी थी कि जो आपके कृतवत्तु है वो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है। यहाँ पर भी आप एक बात समझ लीजिए, तऊ सत प्रायः पूछता है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कि सत संज्ञक प्रत्यय कौन है? कौन प्रत्यय? सत, है ना। बड़ी अच्छी संज्ञा है इनकी सत, क्योंकि सत्व गुण से युक्त है एकदम दोनों ही प्रत्यय। तो इसका अर्थ लिखा कि तऊ, तऊ अर्थात सत्री सानचौ, तऊ का ये अर्थ है सत्री सानचौ सत्संज्ञौ था। जो सत्री और सानच है वो सत्संज्ञक होते हैं। क्या भैया ये बात अब लास्ट में आके काहे को बता रहे? जब आपने निष्ठा प्रकरण आरंभ किया था तो निष्ठा सूत्र को पहले ही दे दिया था ना, और बता दिया था कि इनकी निष्ठा संज्ञा है। लेकिन वरदराजाचार्य जी ने देखा कि अभी तक ये बतलाने की जरूरत थी नहीं इन्हें, कि भैया जब लेटह सदवा सूत्र में सद शब्द आ गया और ये सत है किसी का, है किसका नाम? कहीं कोई सत से वो है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन गुणों में से पहला वाला गुण न ले ले तो सत तो बताना पड़ेगा ना कि हमारे व्याकरण में ये तीन गुणों में से है उनमें से पहले का ग्रहण मत कर लेना कहीं सत से। यहाँ पर सत का मतलब है जब हम कहें कि सत्री सानच, वो जब हम कहें कि सत्संगिकों को ये काम कर दो तो आप सत्री सानच को करोगे, इसलिए हमने ये ऐसा किया है। जब कहें कि सत्संगिक प्रत्ययों को दो लड्डू दे दो तो इनको दो लड्डू मिल जाएंगे। जब कहेंगे सत्संगिकों को दो डंडे दे दो तो इन्हें दो डंडे मिल जाएंगे। तो संज्ञा इसलिए की जाती है कि उससे व्यवहार कर सकें आचार्य। तो अब लेटह सदवा में इन्हें सद की आवश्यकता पड़ गई। कि सद क्या है ये बच्चे अभी जानते नहीं है, सत से पुराण उराण पढ़े हुए हैं तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण गीता वाले वही समझते हैं। तो उन्हें बताना पड़ा कि तऊ सत, पहले तो सूत्र बोल दिया उन्होंने रटा सत्तरी सारचा प्रथमा समाधिकरणी, फिर कह दिया तऊ सत, वो दोनों सत संज्ञक होते हैं, उनका नाम सत है भैया। जैसे व्याकरण में गुण का नाम वो चतुर्विंशति गुण अथवा सत्व रज तम गुण नहीं है, यहाँ तो जो है गुण अ ए ओ ये गुण है। तो इनके पाणिनि जी के अपने कुछ शब्द थे, वो इनको नाम दे दिया कि हम इसे कहेंगे, ठीक है। तो चलिए, सत्री सानचों की सत संज्ञा होती है, बात समझ में आ गई होगी। फिर एक सूत्र दिया यहाँ पर लेटह सदवा, क्या सूत्र है? लेटह सदवा, ये सूत्र है। सूत्र का अर्थ नहीं दिए उन्होंने, कहा समझ जाएंगे बच्चे, समझ जाएंगे, वो सरल ही है। लिटह सदवा, लिटह का अर्थ है लिटह स्थाने, षष्ठी है ना, स्थान षष्ठी। तो हमने इसको काशिका से शर्त को उठा करके यहाँ रख दिया है, लिटह स्थाने सदवा। सद का मतलब है सत संज्ञौ अर्थात सत्री सानचौ वा स्तः, स्तः दे दिया है हमने, ठीक है, क्योंकि कौमुदी कार के अनुसार स्तः दे दिया है। वैसे कौमुदी में इसकी वृत्ति नहीं है, वहां पर भवतः लिखा। कौमुदी में और काशिका में अंतर है कि वो क्रिया में जहाँ भवती भवता प्रयोग करते हैं कौमुदीकार, उसी जगह स्यात् स्याताम स्युः प्रयोग करते हैं, वो विधिलिंग प्रयोग करते हैं। और ये जो है आपका पू धातु का लट लकार प्रयोग करते हैं। तो मैंने इसलिए इसमें बाद में लिख दिया है। तो अर्थ आप समझ गए होंगे कि लिट के स्थान पर
सतसंज्ञक सत्री सानच हो जाते, तो लिट के स्थान पर होते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। फिर कुछ और पंक्तियां भी लिखी वरदाचार्य जी ने। आगे लिखा कि व्यवस्थित विभाषेय, के ये विभाषा, देखिए ध्यान रखिएगा, पाणिनि जी ने कुछ समानार्थक शब्द प्रयोग किए हैं, जैसे वा, विभाषा, अन्य तरस्याम, ये जो पाणिनि जी इनको यूज करते हैं ना, तो इसी के लिए कहा जा रहा है। देखो यहाँ सदवा में जो वापद है ना, तो वापद का मतलब है, आप जिसे विकल्प कहते हो वही है ये। तो वा का मतलब है विभाषा। तो कहा ये वहां वा क्यों दिया? वा का मतलब क्या? लिटा सदवा, लिट के स्थान पर सत्री सानच विकल्प से होते हैं। विकल्प से का मतलब हमेशा ऐसा होगा कि लिट के स्थान पर सत्री सानच हो जाएंगे एक बार, और एक बार नहीं होंगे। क्या ऐसा है? क्या इस प्रकार की व्यवस्था है क्या यहाँ कि नहीं? कहा कि हम तो वा का मतलब यही समझे हैं हर जगह। अनचिचा में भी आप द्वित्व विकल्प करते थे, एक बार द्वित्व होता है, एक बार नहीं होता है। द्वित्व होता है तो शुद्ध उपास्य बनता है, और नहीं एक धकार वाला बनता है ना। और जब द्वित्व हो जाता है तब बनता है शुद्ध उपास्य, द्विधम रूप बन जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर वा का मतलब विकल्प है का? नहीं भैया, कि रुकिए, यहाँ का जो वा का मतलब ये जो विभाषा है, विभाषा कार्य करना का, ये विभाषा वस्तुतः व्यवस्थित विभाषा है। मूल में पंक्ति लिखे वरदाचार्य जी कि व्यवस्थित विभाषे यम, इयम व्यवस्थित विभाषा, ये जो है व्यवस्थित विभाषा है। कि भैया ये कैसी अव्यवस्थित विभाषा सी लग रही है हमें, है कह तो रहे व्यवस्थित विभाषा है लेकिन है बड़ी अव्यवस्थित सी लग रही है। क्यों? क्योंकि वा का मतलब अभी हम जनमानस यही समझता है कि वा का मतलब विकल्प, एक बार काम होना एक बार ना होना। लेकिन ये व्यवस्थित विभाषा डाल करके थोड़ा सा फंदे में डाल दिए। व्यवस्थित विभाषा समझ लीजिए क्या है ये कई जगह आता है। हमने साधारण रूप से यहाँ पर एक पंक्ति में लिख दिया है, भावाभाव अन्यतर विधायकत्वम व्यवस्थित विभाषात्वम। या तो भाव विधान करना या अभाव विधान करना, ये होता है व्यवस्थित विभाषा। व्यवस्थित, हाँ लिखा सही है, व्यवस्थित विभाषा। या तो भाव विधान करना या अभाव विधान करना। कहने का मतलब क्या है कि लिट के स्थान पर सत्री सानच होंगे या नहीं होंगे, ये विधान करना व्यवस्थित विभाषा है। ये कहने का मतलब विकल्प नहीं है कि एक बार करो एक बार मत करो, ये कहने का मतलब नहीं है। कहने का मतलब है लिट के स्थान पर एक सत्री कर लो, या तो सानच कर लो, या तो एक ही रूप बनाओ, कहने का मतलब है, या फिर मत करो, या फिर वैसा ही प्रयोग रहने दो। ठीक है, ये है व्यवस्थित विभाषा का मतलब। तो इससे होगा क्या व्यवस्थित विभाषा मानने से? तो व्यवस्थित विभाषा का कुछ फल दे रहे हैं। तेन, तेन का मतलब है लिटः सद्वा इत्यत्र वा इति इत्यस्य व्यवस्थित विभाषा स्वीकारे। वा को व्यवस्थित विभाषा स्वीकार करने से क्या होता है सुन लीजिए, कि अप्रथमा समानाधिकरण्य, अप्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर ये सत्री सानच होंगे। ठीक है, अच्छा, और मतलब सत्री सानच होंगे, और कहा, और प्रत्युत्तर पदयो हो, प्रत्यय उत्तर पद में रहे, या फिर संबोधने, संबोधन अर्थ में, या फिर लक्षण हेतु हो, लक्षण हेतु अर्थ में, नित्यम, अर्थात इन अर्थों में। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, जब अप्रथमांत के साथ समानाधिकरण होगा, अप्रथमांत का मतलब प्रथमा व्यक्ति को छोड़ करके द्वितीय तृतीय सप्तमी तक पूरा, इनके साथ समानाधिकरण होगा, तो ये सत्री सानच नित्य होगा। ये पहली बात तो आपको समझ में आ गई होगी। दरअसल ये सब अलग अलग बातें हैं। अब प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर नित्य होगा सत्री सानच, किसके स्थान पर? लट के स्थान पर। अरे भैया लट से बाहर निकल आना, लट के स्थान पर जब सत्री सानच जैसे होना था वो बता दिया है। लट के स्थान पर क्या बताया, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा। लट के स्थान पर जो सत्री सानच होगा, चाहे तो प्रथमांत हो,
प्रथमांत से लेकर के सप्तम अंत तक कोई भी और किसी के साथ समानाधिकरण होने पर हो जाएगा, ये बात सिद्ध करके पीछे बता दिए। यहाँ क्या होने जा रहा है कि जो लिट के स्थान पर प्रथमांत से भिन्न में समानाधिकरण होता है तो वहां पर सत्री सानच हो जाते हैं। तो ये पहली बात है। दूसरा है प्रत्युत्तर पदयो हो, प्रत्युत्तर पद के रहते हो जाता है, संबोधन में हो जाता है, लक्षण हेतु में हो जाता है, ठीक है, लक्षण हेतु इनमें भी नित्य हो जाता है सत्री सानच। अब लक्कौमुदीकार ने क्या किया, अब ये इतने उदाहरण कौन दे कि हम प्रथमांत के साथ है समानाधिकरण वगैरह होने पर इनका कैसे, कितना, इतने उदाहरण कैसे। तो उन्होंने एक ही उदाहरण पहले किया है प्रस्तुत, और सबका उदाहरण नहीं दिया, केवल इसका दिया अप्रथमा समानाधिकरण, इसका ही उदाहरण दिया, ठीक है, और उदाहरण नहीं दिए। तो हम भी आपको एक ही उदाहरण देंगे क्योंकि आपको ये भूख लगाई होगी, एक ही उदाहरण आपको देंगे। इसको देखिएगा, करिष्यंतम करिष्यमाणम पश्य। तो उन्होंने एक ऐसा धातु उठाया कि जिससे आप सत्री भी कर सकें, सानच भी कर सकें। तो ये डुक्रिय करणे धातु उठाया। डुक्रिय करणे धातु आपको पता है कि तनादि गण में पढ़ा गया है, और ये उभयपदी है क्योंकि धातु में यकार है ना, तो स्वरित इतः कर्तृभक्ताय क्रियाफले, इस नियम से वो उभयपदी होगा। तो आइए सबसे पहले तो इससे हम पहले सत्री करके बना लें, फिर सानच प्रत्यय करके बना लेंगे, और फिर हमें ये समानाधिकरण और समानाधिकरण को भी समझ लेंगे। क्री लिट, और अब भैया पिछली जो बात जानते थे हैं, और लिट को क्या हो जाता है, शतासी लिटो, श्या प्रत्यय हो गया तो क्रिश्य, और आपने सत्री कर दिया, सत्री, सत्री का तो बचता है, और जो श्या प्रत्यय किया शतासी लिटो से वो आर्धातुक संज्ञक है, तो आर्धातुक से रिलेट कर देना, तो क्री ईश्य अत ऐसा बन जाएगा। और क्री के रिकार को भी सार्वधातुक अर्थ से गुण कर देना, री को गुण होगा मित्रों अर होगा, तो एक करिष्यत बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपका जो कृदंत रूप बन जाएगा करिष्यत, करिष्यत बन जाएगा। अरे फिर अत क्यों लिख दिए, अत को हटा देना चाहिए, मैं डिलीट कर दूंगा इसे, ठीक है। तो प्रत्यय इत्यत्र क्या कह रहे हैं, मैं सुन नहीं पाया, चलो मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, उमाकांत जी कह रहे हैं प्रत्यय इत्यत्र एक एव यकारो अस्ति तत्र यकारद्वयम् स्यात्, कहाँ है, प्रत्ययोत्तर, अच्छा यहाँ पर, हाँ राइट, सही कह रहे हैं, ये थोड़ा यहाँ पर भी एक यकार छूट गया है, इसे जोड़ देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने बारीकी से देखा, अच्छी बात है, देखना चाहिए। इतोपि यत्र व्यवस्थित विभाषा इत्यस्य परिभाषा वर्तते गुरुवाः तत्रापि लिखितमस्ति वकारः तत्र नास्ति। व्यवस्थित में, आम व्यवस्थित, व्यवस्थित, व्यवस्थित विभाषेयम, विभाषेयम, यहाँ तो ठीक है ना। यत् परिभाषा लिखितमस्ति तस् परिभाषायाम। अच्छा अच्छा हाँ व्यवस्थित, मैं इसी को तो कह रहा था, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, कुछ छूट गया है। ठीक ठीक, यहाँ पर ठीक ठीक, नहीं हम जोड़ देंगे, वेरी गुड, ये हुई ना बात कुछ, अब पता चला कि आप लोग कितने बारीकी से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे। तो इस अत को हम यहाँ से हटा देंगे, तो कर्ष्यत रूप बन गया, और कर्ष्यत से सुआदि कार्य कर लेंगे, तो कर्ष्यत सु, और कर्ष्यत से जैसे भवत से क्या रूप बनता है, भवन, भवंतो, भवंता, कहीं दीर्घ भी हो जाता है, भवान भवंतो, दोनों तरीके होते हैं। ऐसे ही कुर्वत का कुर्बन कुर्बंतो, ऐसे इसका बनेगा अस्या करके करिष्यन, क्या रूप बनेगा इधर, करिष्यन, करिष्यंतौ, करिष्यंतः और करिष्यंतम, ठीक है। तो करिष्यंतम पस्य कह दिया इन्होंने, थोड़ा एक कुछ दे दो, किसको करते हुए देखो, करिष्यंतम चैत्रम पस्य, करते हुए चैत्र को देखो, ये चैत्र देते हैं ना, हमने पिछली बार भी बताया। अच्छा, और जब आप सारच प्रत्यय करेंगे तो क्री लिट क्रीश्य सान, सान का उच्चारण, तो और वो आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पर हो जाता है
स्य प्रत्यय तो अदंत होता है, तो यहाँ पर मुख हो जाएगा आने मुख से, तो करिष्यमान, करिष्यमाण बन जाएगा, स्वादि कार्य करने पर करिष्यमाणा बन जाएगा। और ये तो राम की तरह चलते हैं क्योंकि अदंत होता है, तो करिष्यमाणः करिष्यमाणौ, करिष्यमाणः करिष्यमाणम, तो करिष्यमाणम चैत्रम पश्य, ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सत्री शानच प्रत्यय ये जो है लिट के स्थान पर भी होते हैं, तब ये भविष्यत अर्थ को कहते हैं। ठीक है, तो करिष्यन कार्पण्यम किम महिमानम गमयसी, एक ऐसा पद्य आता है। तो अब ये मैंने आपको दोनों बताए कि लिट के स्थान पर भी होता है, लट के स्थान पर भी होता है। अब बचा इनका, और मैं इनको नहीं आपको बता रहा हूं, प्रत्युत्तर पदयो संबोधने लक्षण हितो हो, इन अर्थों में भी ये जो सत्री सानच है नित्य होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नित्य होते हैं, यहाँ पर पक्ष में वाक्य नहीं रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पर पक्ष में वाक्य नहीं रहेगा, तिङंत का वाक्य, कहने का ही तात्पर्य है। तो अब तक हमने इतना जो पढ़ा, यहाँ तक ही इतने ही सूत्र उद्धृत किए हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में। इस सब का प्रैक्टिकल कि जब वर्तमान में लट के स्थान पर, वर्तमान काल में जब लट के स्थान पर सत्री सानच हो रहे हैं, तो और क्या क्या घटनाएं घटती हैं, रूप उन धातुओं के कैसे कैसे बनते हैं सत्री और सानच होने पर। और जब मैं कह रहा हूं ना भैया सत्री सानच होने पर, एक किता कितवतु की तरह मत समझ लेना कि हर धातु से किता भी करो कितवतु करो, ऐसा यहाँ मत समझ लेना। यहाँ तो जो धातु परस्मैपदी पदी है उसे सत्री होगा, जो आत्मनेपदी है उसे सानच होगा, जो उभयपदी है उनसे दोनों होंगे। इस बात को बार बार जाने रहना, ठीक है। हाँ, नहीं गड़बड़ा तो इस चक्कर में, और ये गड़बड़ी बहुत हो जाती थी, हमसे भी पिछली बार हो गई थी 2-3 साल पहले। ठीक है, तो ये गड़बड़ी अब आप लोगों से ना हो कि आप धातुओं को ठीक ठीक समझ करके, अथवा धातुओं के पद का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मैंने आप जो कह चुका हूँ, धातु का पद ज्ञान, धातु के गण का ज्ञान, जो ये नहीं जानता है वो सत्री और सानच में लल्लू लाल रहता है। सर्वभूषण जी की भाषा में कहें, मैं अभी प्रयागराज में हूँ, उनका भी फोन आ चुका है, उनसे भी मिलने जाना है, तो फिर और बातें होंगी। तो सत्री सानच को लेकर के हम अगले वीडियो लेकर के फिर से प्रस्तुत होंगे। उसकी हमने बहुत तैयारी कर ली है, आपको क्या बताएं, थोड़ा आजकल हम दूसरे काम में लगे हुए हैं, तो थोड़ा कम समय दे पा रहे हैं। और जब देवप्रयाग जाने पर आपको पर्याप्त समय मिलेगा, अभी यहाँ थोड़ा थोड़ा कम मिलेगा। और इसी वीक की बात और है, मैं 2 तारीख बाद उधर पहुंच जाऊंगा। सरोज जी कुछ पूछना चाह रहे थे, बताइए। जी सर, प्रथमा विभक्ति को छोड़कर और सब जगह पर होगा। हाँ हाँ, ये लिट के स्थान पर, जी सर। हाँ, और लट के स्थान पर जो होगा वो सब जगह होगा, वो प्रथमा में भी होगा, उसका आप उदाहरण देख चुके हैं पूरा। हम जी इसका सर। जो प्रयोगात्मक ज्ञान है, दरअसल ये तो लघु सिद्धांत कौमुदी में इतने सारे सूत्र हैं, और इतने सारे सूत्र को पढ़ करके भी कोई कृतकृत्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ जो जितनी प्रक्रिया हमें आपको बतानी है, दरअसल वो हम पहले बता चुके हैं। अब उनका जोड़ जोड़ गांठ बताना है कि वहां से यहाँ कैसे जोड़ू, कैसे वो और रूप बनेंगे। लघु कौमुदीकार ने तो इन्हें सूत्र दे दिए, और अब समझ लिया उन्होंने, छात्र प्रबुद्ध हैं, पिछले वाले कुछ सूत्र उन्हें याद होंगे ही, विद्वान है सबके सब, और सबके सब जितने भी सत्री सानजंत बनते हैं सब बच्चे बना लेंगे। लेकिन सत्री सानच बनाने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये सत्री के प्रयोग हैं, ये सानच के प्रयोग हैं, तो हमारे 2 वीडियो भी और इस पे बनने हैं। एक तो ये बताने के लिए कि सत्री और सानच करते वक्त क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको, और दूसरा सत्री सानच का ये बना लिया तो उनका प्रयोग कैसे करना है वाक्य में, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो 2, मुझे लगता है 2 वीडियो और बनाने पड़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर, करते हैं आज समापन। सत्यम जी कुछ आप भी पूछना चाह रहे हैं क्या? जी, मैं ये कह रहा हाँ जी जी। हूँ, ये जो करिष्य ष्य जो हुआ है यहाँ पर गुरु जी, आन का आ है, सवर्ण दीर्घ होना तो संभव था गुरु जी, हाँ 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 हाँ, वो काहे नहीं हुआ गुरु जी? देखिए यहाँ मुक हो गया है ना बीच में, ये जो कर्ष्यमाणम में मुक, और मुक का माँ जो है वो हलंत होता है, तो पहले गुरु जी मुक उसको होगा। बाद हाँ, पहले मुक होगा आगम, उसके बाद में हम करेंगे, पहले सवर्ण दीर्घ नहीं, हमें पहले आगम शास्त्र को पहले प्रवृत्त कराना ही। जी। ठीक है, मुक पहले करेंगे, वहां सवर्ण दीर्घ की स्थिति मत बनाइएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। मुक करिए पहले। अब गुरु जी यहाँ पर ये सत्री में हम्म
सत्री प्रत्यय में तो गुरुजी कोई व्यवधान नहीं है ना। हाँ, यहाँ पर सत्री में तो अत है ना, अत। तो आप कह रहे हैं पर हाँ बिल्कुल आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सवर्ण दीर्घ क्यों नहीं हुआ यहाँ सत्री प्रत्यय में इधर। तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी चाहिए जो मैंने कहा कि एक यह है ना आपका अतोगुणे से यहाँ पर रूप हो गया है, अपदांत तकार है, अतः अतोगुणे से यहाँ पर रूप होगा। सवर्ण दीर्घ अपदांत में नहीं हो पाता है, पदांत में होता है, ध्यान रखिए। गुरुजी सूत्र मैं तो याद था मेरे को, लग रही थी। हाँ, मैं आपको सुधा व्याख्या नहीं ये दिखा पाया कि करिष्यन करिष्माण कैसे बनते हैं, आप देख लीजिएगा। उससे पहले मैंने एक व्याख्या और ग्रुप में भेजी थी आपको, एक कृदंत की सिद्धि सिद्धि भी उसमें दी है, जो रेड वाली एक पुस्तक है ना, उसमें भी आप देखिएगा उसे। तो ठीक है, चलो समापन करते हैं और आप देख लोगे, विद्वान लोग हैं सब। ठीक है, चलो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणामाः। प्रणाम। जी महादेव।